शेयर बाजार के चार्ट्स कभी ध्यान से देखा है? वो ऊपर नीचे कूदती हुई लाइनें, कभी धरी कभी लाल मोमबत्तियां। ऐसा लगता है जैसे कोई गुप्त कोड हो, कोई ऐसी भाषा जिसे सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ही समझते हैं। हाँ, ये बात सही है। कई लोग तो इसे देखकर ही डर जाते हैं, सोचते हैं ये हमारे बस की बात नहीं। बिल्कुल, और ये डर बहुत आम भी है। इन चार्ट्स की जटिलता देखकर अक्सर नए निवेशक या ट्रेडर्स सोचते हैं कि इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा गणित या कोई रहस्य होगा जिसे समझना नामुमकिन है। हाँ, एक पहेली की तरह। बिल्कुल, पहेली की तरह देखते हैं। और इसीलिए आज हम इस पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो इसे समझना चाहते हैं। आज हम गोता लगा रहे हैं फ्रेड मैकलिन की किताब चार्टिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में। अच्छा। ये किताब तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस की बुनियादी बातों को बहुत ही सरल तरीके से समझाती है। हाँ, ये किताब खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी वॉल स्ट्रीट दिग्गज ने नहीं लिखी। हाँ, ये बात है। बल्कि एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर ने लिखी है जिसने बाजार में खुद ठोकरें खाकर सीखा है। अपनी गलतियों से। हाँ, अपनी गलतियों से। मैकलिन का मिशन साफ था। वो ऐसी गाइड बनाना चाहते थे जो उन्हें खुद अपने शुरुआती दिनों में चाहिए थी। तो आज की हमारी ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो चार्ट्स की इस गुप्त भाषा को सीखना चाहते हैं मैकलिन के नजरिए से। मकसद है ये समझना कि ये लाइनें और बार्स क्या कहानी कह रही हैं और इस जानकारी को कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी बिना किसी जटिल गणित या महंगे सॉफ्टवेयर के। बिल्कुल। मैकलिन का पूरा जोर इसी बात पर है, सादगी और व्यवहारिकता। और उनकी इस सादगी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली विचार से। हाँ, चलिए इसी से शुरू करते हैं। मैकलिन की पूरी सोच का जो केंद्र है वो है प्राइस एक्शन इज किंग। कीमत ही सब कुछ है। हाँ, कीमत ही सब कुछ है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका मतलब गहरा है। मैकलिन कहते हैं कि स्टॉक से जुड़ी हर जानकारी, जैसे कंपनी का मुनाफा, कोई बड़ी डील, अर्थव्यवस्था की हालत, मैनेजमेंट में बदलाव, हाँ, मैनेजमेंट में बदलाव, यहाँ तक कि बाजार का डर या उम्मीद, ये सब कुछ अंततः उस स्टॉक की कीमत में समा जाता है, उसमें झलक जाता है। बिल्कुल, ये तकनीकी विश्लेषण की कह सकते हैं नींव है। इसके पीछे का तर्क ये है कि बाजार में लाखों लोग हैं, हर तरह की जानकारी पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, और उन सब की जो मिली जुली प्रतिक्रिया है वही स्टॉक की मौजूदा कीमत तय करती है। अच्छा, तो कीमत एक तरह से बाजार की सामूहिक सोच का आईना है। आईना है, हाँ। मैकलिन का कहना है कि आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि कीमत क्यों बदल रही है। अच्छा, आपको बस ये देखना है कि कीमत कैसे बदल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि घंटों तक फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल्स देखने की या एक्सपर्ट्स की राय सुनने की या बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैकलिन के नजरिए से हाँ, उनका तर्क है कि जब तक आप तक कोई खबर पहुंचती है ना, बाजार उसे पहले ही पचा चुका होता है। ओके। और कीमत में शामिल कर चुका होता है। ओके। इसलिए खबरों के पीछे भागने से बेहतर है कि आप सीधे कीमत की चाल पर ध्यान दें। ये विश्लेषण को अविश्वसनीय रूप से सरल बना देता है। आप शोर से बचते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्टॉक अभी कर क्या रहा है? ये वाकई एक अलग नजरिया है। तो अगर कीमत ही सब कुछ है तो इसे पढ़ने का तरीका क्या है? मैकलिन कौन से औजारों की बात करते हैं? वो कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन कारगर औजारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहले आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हाँ, ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं। मैकलिन इसे कैसे समझाते हैं? वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं टेनिस बॉल का। टेनिस बॉल? अच्छा। हाँ, सोचिए, स्टॉक की कीमत एक टेनिस बॉल है। जब आप उसे नीचे फेंकते हैं तो वो जमीन से टकराकर वापस ऊपर उछलती है। हाँ। वो जमीन है सपोर्ट। ओके, फ्लोर। हाँ, फ्लोर। ये वो कीमत का स्तर है जहां खरीदार मतलब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कीमत अब काफी गिर चुकी है, ये खरीदने का अच्छा मौका है। सही है। और उनकी खरीदारी से कीमत को नीचे गिरने से सहारा मिलता है और वो वापस ऊपर जाने लगती है। और रेजिस्टेंस, वो फिर छत हुई। बिल्कुल, वो छत हो गई। जब बॉल ऊपर उछलती है तो वो छत से टकराकर वापस नीचे आती है। ये रेजिस्टेंस है। ये वो कीमत स्तर है जहां बिकवाल यानी सेलर्स हावी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कीमत काफी बढ़ चुकी है, ये मुनाफा वसूलने का सही समय है। प्रॉफिट बुकिंग का। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग का। और उनकी बिकवाली से कीमत पर दबाव बनता है और वो नीचे आने लगती है। हाँ। कीमत अक्सर इन दो स्तरों सपोर्ट, फर्श और रेजिस्टेंस, छत के बीच ही घूमती रहती है। पर ये स्तर बनते कैसे हैं? क्या ये कोई जादुई लाइनें हैं? नहीं, जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान। अच्छा। ये स्तर अक्सर उन कीमतों पर बनते हैं जहां अतीत में
मतलब पास्ट में कीमत ने कई बार मुड़ने का संकेत दिया हो। ओके। मान लीजिए कोई स्टॉक बार बार 100 रुपए पर आकर ऊपर चला जाता है, तो 100 रुपए एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। क्यों? क्योंकि बाजार की एक याददाश्त होती है, मेमोरी होती है। अच्छा। पिछली बार जिन लोगों ने 100 रुपए पर खरीदा था, वो शायद दोबारा खरीदने को तैयार हो, या जिन्होंने मिस कर दिया। हाँ, या जिन्होंने मिस कर दिया। और जिन लोगों ने ऊंचे में खरीदा था और कीमत गिरने पर फंस गए थे, वो भी 100 पर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कीमत नीचे से ऊपर आ रही हो तो ये रेजिस्टेंस बन सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये स्तर खरीदारों और बिकवालों के बीच एक तरह से शक्ति संतुलन के क्षेत्र बन जाते हैं। और इन्हें पहचानना क्यों जरूरी है? मतलब क्या फायदा है इसका? हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये स्तर आपको बाजार का एक नक्शा देते हैं, रोड मैप जैसा। ये बताते हैं कि कीमत कहाँ रुक सकती है, कहाँ से पलट सकती है। इससे आपको संभावित एंट्री यानी खरीदने और एग्जिट, हाँ, और एग्जिट यानी बेचने या स्टॉप लॉस लगाने के बिंदु पहचानने में मदद मिलती है। ये जरूरी है। ये जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर कीमत किसी मजबूत सपोर्ट को तोड़कर नीचे चली जाती है, तो ये एक वार्निंग साइन है, चेतावनी संकेत है कि कुछ गड़बड़ है, कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। हाँ, शायद बिकवाली का दबाव बहुत ज्यादा है। इसी तरह रेजिस्टेंस का टूटना खरीदारी के नए मौकों का संकेत हो सकता है। अच्छा। और एक और बात, जब कोई मजबूत सपोर्ट लेवल टूटता है तो वो अक्सर भविष्य के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। उल्टा हो जाता है। हाँ, और टूटा हुआ रेजिस्टेंस अक्सर सपोर्ट का काम करने लगता है, रोल रिवर्सल। अच्छा, तो ये स्थिर नहीं है, बदल भी सकते हैं। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद मैकेलन किस पर जोर देते हैं? ट्रेंड लाइंस की शक्ति पर। ट्रेंड लाइंस। हाँ, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कीमत के दायरे मतलब रेंज बताते हैं, तो ट्रेंड लाइंस बताती हैं कि कीमत उस दायरे में किस दिशा में चल रही है। ट्रेंड यानी रुझान। ये तो सरल लगता है, ऊपर जा रहा है या नीचे? हाँ, मैकेलन इसे सरल ही रखते हैं। अप ट्रेंड का मतलब है जब स्टॉक लगातार ऊंची चोटियां बना रहा है, हायर हाइज। हाँ, हायर हाइज, और ऊंची निचली कीमतें मतलब हायर लोज बना रहा हो। सोचिए जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, हर अगला कदम पिछले से ऊपर है, और हर बार थोड़ा नीचे आने पर भी वो पिछली निचली सतह से ऊपर ही रहता है। और डाउन ट्रेंड इसका बिल्कुल उल्टा। एकदम उल्टा। नीची चोटियां लोअर हाइज और नीची निचली कीमतें लोअर लोज, जैसे सीढ़ियां उतर रहे हों। बिल्कुल। और इन ऊंची नीची कीमतों अप ट्रेंड में या नीची ऊंची कीमतों डाउन ट्रेंड में को जोड़ने वाली रेखा ही ट्रेंड लाइन कहलाती है। ओके। ये लाइन ट्रेंड की दिशा और उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ दिखाती है। मैकेलन का एक बहुत मशहूर वाक्य है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड आपका दोस्त है। इसका क्या मतलब है? दोस्त क्यों? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका मतलब है कि आपको मतलब किसी भी ट्रेडर को हमेशा ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड करना चाहिए। अच्छा। उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा है जैसे नदी के बहाव के साथ तैरना। आसान होता है। आसान होता है, कम मेहनत लगती है। जब कोई स्टॉक मजबूती से ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, तो उसके और ऊपर जाने की संभावना ज्यादा होती है बनिस्बत नीचे जाने के। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली। ट्रेंड के खिलाफ जाना यानी बहाव के विपरीत तैरना, मुश्किल और जोखिम भरा। लेकिन ट्रेंड हमेशा तो नहीं चलता रहता, कभी तो बदलता भी है। हाँ, बिल्कुल बदलता है। और यहीं ट्रेंड लाइन का महत्व और बढ़ जाता है। कैसे? जब कीमत अपनी अप ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे आ जाती है या डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर चली जाती है, तो ये पहला संकेत हो सकता है कि ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है या बदलने वाला है। हाँ, या बदलने वाला है। ये एक चेतावनी है कि अब सावधान हो जाना चाहिए या शायद अपनी पोजीशन बदलने का समय आ गया है। ट्रेंड लाइन एक गाइड की तरह काम करती है जो बताती है कि कब तक ट्रेंड के साथ बने रहना सेफ हो सकता है। तो हमने कीमत की सर्वोच्चता समझी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के दायरे देखे और ट्रेंड लाइन से दिशा पहचानी। अब आगे क्या? इसके बाद क्या आता है? अब यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। जब आप इन बुनियादी चीजों को चार्ट पर देखना सीख जाते हैं तो आप कुछ खास तरह के आकार या पैटर्न पहचानना शुरू कर सकते हैं जो बार बार बनते हैं। पैटर्न्स? हाँ, चार्ट पैटर्न्स। मैकेलन कहते हैं कि ये पैटर्न बाजार की भीड़ की साइकोलॉजी को दिखाते हैं और अक्सर आने वाले बड़े मूव्स का संकेत दे सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स, ये तो बहुत सुने हैं, हेड एंड शोल्डर्स, कप इन हैंडल। क्या मैकेलन इन सब पर फोकस करते हैं या कुछ खास? मैकेलन का फोकस कुछ चुनिंदा, क्लासिक और ज्यादा भरोसेमंद माने जाने वाले पैटर्न्स पर है। ओके। उनका मानना है कि ये पैटर्न अक्सर बड़े पैसे मतलब स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की गतिविधियों का सुराग दे सकते हैं। वो दर्जनों पैटर्न्स की बात नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसे जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो मुख्य पैटर्न
हेड एंड शोल्डर से शुरू करें, ये बहुत कॉमन है। हाँ, हेड एंड शोल्डर्स एक बहुत जाना माना रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल मतलब ट्रेंड बदलने वाला? हाँ, ट्रेंड बदलने का संकेत देता है, खास तौर पर एक लंबे अप ट्रेंड के बाद। जैसा नाम है वैसा ही दिखता है। कीमत एक चोटी बनाती है, लेफ्ट शोल्डर, बायां कंधा। हाँ, बायां कंधा, फिर गिर के थोड़ा ऊपर उठती है और पहले से ऊंची चोटी बनाती है, हेड, सिर, फिर गिरकर दोबारा ऊपर उठती है, लेकिन सिर जितनी ऊंची नहीं जा पाती। एक और निचली चोटी बनाती है, राइट शोल्डर, दाहिना कंधा। इन तीनों चोटियों के बीच के जो निचले पॉइंट्स हैं, उनको जोड़ने वाली रेखा को नेक लाइन कहते हैं। नेक लाइन, गर्दन रेखा। हाँ, जब कीमत इस नेक लाइन को निर्णायक रूप से, मतलब अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़कर नीचे चली जाती है, तो ये मंदी यानी डाउन ट्रेंड शुरू होने का मजबूत संकेत माना जाता है। ये दिखाता है कि खरीदने की ताकत खत्म हो रही है और बेचने वाले हावी हो रहे हैं। ये तो काफी स्पष्ट लग रहा है देखने में। और कप एंड हैंडल? कप एंड हैंडल वो कैसा होता है? कप एंड हैंडल एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन मतलब ट्रेंड जारी रहेगा। हाँ, और ये बुलिश यानी तेजी का संकेत देता है। ये अक्सर तब बनता है जब स्टॉक एक अप ट्रेंड में हो। कीमत पहले गिरकर एक गोल कटोरे जैसा तल बनाती है, कप जैसा। हाँ, ये कप है, फिर थोड़ा ऊपर उठकर कुछ समय के लिए एक छोटे दायरे में घूमती है या हल्का सा नीचे आती है। ये हैंडल है, चाय के कप का हैंडल जैसा। बिल्कुल। जब कीमत इस हैंडल के ऊपरी स्तर को तोड़कर ऊपर निकलती है, तो ये संकेत होता है कि स्टॉक अपनी पिछली तेजी की चाल को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। अच्छा। कप वाला हिस्सा दिखाता है कि स्टॉक ने गिरावट के बाद एक बेस, एक आधार बनाया है, और हैंडल एक छोटा सा ठहराव है जहां से नई खरीदारी शुरू हो सकती है। दिलचस्प। और फिर ट्रायंगल्स और फ्लैग्स भी हैं, वो क्या हैं? हाँ, ट्रायंगल्स और फ्लैग्स भी मुख्य रूप से कंटिन्यूएशन पैटर्न ही हैं। ये भी कंटिन्यूएशन? हाँ, ज्यादातर ये तब बनते हैं जब कीमत तेजी से बढ़ने या गिरने के बाद थोड़ी देर सुस्त आती है, एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट होती है। ट्रायंगल में कीमत की रेंज धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है, एक तिकोना आकार बनाती है। फ्लैग में कीमत एक छोटे आयताकार या तिरछे चैनल में चलती है, जो तेज चाल के बाद एक झंडे जैसा दिखता है। अच्छा। आमतौर पर जब कीमत इन पैटर्न से बाहर निकलती है, तो वो उसी दिशा में अपनी चाल जारी रखती है जिस दिशा से वो पैटर्न में घुसी थी। ओके। ये पैटर्न दिखाते हैं कि बाजार बस सांस ले रहा है, बड़े मूव से पहले थोड़ी एनर्जी जमा कर रहा है। पर क्या ये पैटर्न्स हमेशा सही होते हैं? मतलब 100% गारंटी है? कई बार धोखा भी तो दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी पैटर्न 100% गारंटी नहीं देता, कभी नहीं। इसीलिए मैकेलन सिर्फ पैटर्न पहचानने पर ही नहीं, बल्कि पुष्टि यानी कंफर्मेशन और जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा। वो बताते हैं कि पैटर्न बनने के बाद ट्रेड में कूदने से पहले ये देखना जरूरी है कि कीमत वाकई पैटर्न के निर्णायक स्तर जैसे नेकलाइन या ट्रायंगल की सीमा को तोड़ रही है या नहीं। वॉल्यूम के साथ? हाँ, आदर्श रूप से अच्छे वॉल्यूम के साथ। और सबसे जरूरी, हमेशा एक स्टॉप लॉस तय करना चाहिए। स्टॉप लॉस? हाँ, यानी वो कीमत स्तर जहां आप मान लेंगे कि आपका विश्लेषण गलत था और आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, ताकि बड़ा नुकसान ना हो। ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैकेलन सिर्फ अलग अलग औजार नहीं बताते, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने का एक पूरा तरीका, एक ट्रेडिंग योजना भी देते हैं। हाँ, और यही उनकी किताब की सबसे बड़ी खूबी है मेरे हिसाब से। वो इन सभी अवधारणाओं को जोड़कर एक सरल 5 कदमों वाली ट्रेडिंग योजना बनाते हैं। अच्छा, 5 कदम? हाँ, ये एक फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी ट्रेडर फॉलो कर सकता है, चाहे नया हो या अनुभवी। क्या है वो 5 कदम, बता सकते हैं? जरूर। पहला कदम, ट्रेंड पहचानें। सबसे पहले ये देखें कि स्टॉक का बड़ा रुझान क्या है, ऊपर नीचे या साइडवेज। ट्रेंड के साथ जाना हमेशा बेहतर होता है। ठीक है। दूसरा कदम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनें बनाएं। चार्ट पर वो महत्वपूर्ण कीमत स्तर मार्क करें जहां कीमत रुक सकती है या पलट सकती है। इससे आपको संभावित लक्ष्य और जोखिम का अंदाजा होगा। ओके। दूसरा कदम? तीसरा कदम, एक पैटर्न खोजें। क्या ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के संदर्भ में कोई जाना पहचाना चार्ट पैटर्न बन रहा है? क्या वो पैटर्न आपके ट्रेंड विश्लेषण की पुष्टि कर रहा है? चौथा कदम, पुष्टि की प्रतीक्षा करें। यह सबसे अहम है। कंफर्मेशन का इंतजार? बिल्कुल। पैटर्न दिखने पर तुरंत ट्रेड ना करें। इंतजार करें कि कीमत पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल जैसे नेक लाइन या ट्रेंड लाइन को वॉल्यूम के साथ निर्णायक रूप से तोड़े। ये आपका एंट्री सिग्नल है। जल्दबाजी अक्सर महंगी पड़ती है। सही कहा।
पांचवा कदम, जोखिम प्रबंधित करें। ट्रेड में घुसने से पहले तय करें कि अगर ट्रेड आपके खिलाफ गया तो आप कहां निकलेंगे। स्टॉप लॉस सेट करें। पहले से तय करें। हाँ, पहले से। और अपनी पूंजी का कितना हिस्सा आप एक ट्रेड में जोखिम में डाल रहे हैं, ये हमेशा पता होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग। ये योजना सुनने में तो सीधी लगती है, पर शायद अमल में लाने के लिए अनुशासन चाहिए होगा। खासकर वो चौथा कदम, पुष्टि का इंतजार करना। लोग अक्सर बेसब्र हो जाते हैं। बिल्कुल, अनुशासन और धैर्य ही सफल ट्रेडिंग की कुंजी हैं, और मैकेलन इस पर बार बार जोर देते हैं। ज्यादातर लोग पैटर्न देखते ही कूद पड़ते हैं। हाँ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पुष्टि का इंतजार नहीं करते और फिर झूठे ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। इसी तरह स्टॉप लॉस न लगाना या उसे ट्रेड चलने के बाद हटा देना भी आम गलती है। मैकेलन की योजना आपको एक व्यवस्थित तरीका देती है ताकि आप भावनाओं में बहकर फैसले ना लें। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या है? मैकेलन की किताब से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सबसे बड़ी सीख है इसे सरल रखें। कीप इट सिंपल। सिंपल रखें। हाँ, मैकेलन का पूरा दर्शन इसी पर आधारित है कि ट्रेडिंग को जरूरत से ज्यादा जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार डरावना लग सकता है, लेकिन कुछ बुनियादी समय की कसौटी पर खरे उतरे औजारों को अगर अनुशासन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। यानी आपको फैंसी इंडिकेटर्स या जटिल गणितीय मॉडल की जरूरत नहीं है, बस कीमत को ध्यान से देखना। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना, ट्रेंड को पहचानना, कुछ भरोसेमंद पैटर्न्स पर नजर रखना और एक अनुशासित योजना का पालन काफी हो सकता है। हाँ, और ये दृष्टिकोण खासकर नए ट्रेडर्स को बहुत आत्मविश्वास देता है। उन्हें लगता है कि हाँ, वो भी चार्ट को पढ़ सकते हैं, बाजार की कहानी समझ सकते हैं। ये तकनीकी विश्लेषण को किसी रहस्यमयी दुनिया से निकालकर एक व्यवहारिक कौशल बना देता है। ये आपको सिखाता है कि चार्ट सिर्फ लाइनें नहीं, बल्कि बाजार में भाग ले रहे लोगों की उम्मीदों, डर और फैसलों का नक्शा है। तो संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें हुई, कीमत की चाल ही राजा है, बाकी सब उसकी परछाई। बिल्कुल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो मैदान है जहां कीमत का खेल होता है। ट्रेंड वो दिशा है जिधर हवा बह रही है और उसके साथ चलना समझदारी है। सही। और चार्ट पैटर्न्स बाजार की अंदरूनी कहानी के कुछ सुराग दे सकते हैं। हाँ, सुराग दे सकते हैं। और इन सब को एक सरल योजना में पिरोकर, पुष्टि का इंतजार करके और सबसे जरूरी रोजमर्रा का प्रबंधन करके और अनुशासन बनाए रखकर ही लगातार टिके रहना संभव है। सादगी, धैर्य और अनुशासन। हाँ, यही मैकेलन का मंत्र है। बहुत खूब। तो हमने मैकेलन के सरल लेकिन प्रभावी दृष्टिकोण की बारीकियों को समझा। अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, कुछ सोचने के लिए। हाँ, जो मैकेलन की बातों से ही जुड़ा है पर शायद सोचने पर मजबूर करे। जैसे मैकेलन सादगी पर इतना जोर देते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आजकल इतने सारे जटिल टेक्निकल इंडिकेटर्स और रणनीतियों की चर्चा होती है। रोज नए आते हैं। हाँ, रोज नए आते हैं। तो क्या वाकई वो सब इन बुनियादी सिद्धांतों से ज्यादा कारगर हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा जानकारी और जटिलता असल में फैसले लेने को और मुश्किल बना देती है, जैसा मैकेलन इशारा करते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। और दूसरा सवाल, अगर कोई सच में कीमत ही सब कुछ है वाले दर्शन को अपना ले, तो उसका फाइनेंशियल न्यूज देखने या पढ़ने का तरीका कैसे बदल जाएगा? हाँ, क्या वो खबरें उतनी ही जरूरी लगेंगी या सिर्फ शोर? या सिर्फ शोर? सोचने वाली बात है।